नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मानव सभ्यता में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर महिलाओं के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जहां पर महिलाओं को काफ़ी उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। महिलाओं पर काफ़ी प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, चाहे समाज में उनकी जो भूमिका रही है वो दोयम दर्जे की रही है, समाज में उनका अधिकार ना मिल पाना हो, और काफ़ी सारी चीज़ों का, प्रतिबंधों का उनको सामना भी करना पड़ा है। लेकिन साथियों, आज का वक्त बदल गया है। जब आज हम आधुनिक दुनिया में महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं की स्थितियों को देखते हैं, तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आज़ादी है, हर एक क्षेत्र में उनको सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है वो आज के युग में बदल गया है। लेकिन ऐसी बीच जब कोई खबर निकल कर आती है जिसमें किसी पर्टिकुलर देश के कानून की वजह से उस महिला को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, उनको सज़ा दी जाती है, तो ये चर्चा का विषय बनती है। साथियों, हाल ही में ईरान के एक महिला सिंगर को बिना हिजाब के गाना गाने की वजह से 74 कोड़े मारने की सज़ा दी गई है। इसके अलावा और भी कई चीज़ों से उनको प्रतिबंधित किया गया है। अब ये खबर साथियों ऐसे समय में आ रही है जब ईरान पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ईरान में जब से इस्लामिक क्रांति हुई है उसके बाद से महिलाओं की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो गई है? जब इस प्रकार की खबरें बड़े लेवल पर आती हैं तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ईरान में जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है या फिर काफ़ी चिंताजनक है, और क्या महिलाओं की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो रही है? आज हम इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हिजाब कानून है किन किन देशों में लागू है, हिजाब का क्या मतलब है, इसके अलावा हिजाब को जो जिस प्रकार से ईरान इसको मान्यता देता है उसके पीछे क्या कहानी है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित की जा रही हैं, और इससे प्रतीत होता है कि ये खबरें इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें एक ईरानी गायिका है, परस्तु अहमदी उनका नाम है, जिन्हें बिना हिजाब के गाना गाने की वजह से 74 कोड़े मारने की सज़ा दी गई है। इस प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। दरअसल साथियों, ईरान हाल ही में पूरी दुनिया में खाड़ी में चल रहे युद्ध की वजह से चर्चा में है, और इसी बीच ये महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आती हैं, खबरें निकल कर आती हैं कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान है ईरान में, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक और चर्चा का विषय बन जाता है। खास करके मानवाधिकारों के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं के लिए जो पूरी दुनिया में इस प्रकार के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। तो खबर ये है कि ईरान के जो मशहूर सिंगर हैं परस्तु अहमदी और उनके साथ में काम करने वाले 8 लोगों को ऑनलाइन कंसर्ट के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। उन पर 2 साल तक देश छोड़ने और 2 साल तक किसी भी आर्टिस्ट एक्टिविटीज में रोक लगाई है। मतलब 2 साल तक वो देश नहीं छोड़ सकते हैं और 2 साल तक किसी भी कला में या फिर गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथियों, जो सजा है ईरान के कोम प्रांत की अदालत में यूट्यूब पर लाइव किए गए एक कंसर्ट के मामले में सुनाई गई है, और अदालत ने आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। परस्तु अहमदी ने 27 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बिना हिजाब के वो स्लीव ड्रेस पहने हुए और 4 पुरुषों संगीतकारों के साथ गाना गाती हुई नजर आई थी। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने इसे काल्पनिक कंसर्ट बताया था। उसके बाद से ये सजा है ये सुनाई गई है। अब ये मामला अभी तत्काल का नहीं है। बात करें इस मामले की तो ये मामला 2024 का है। दिसंबर 2024 में 29 वर्षीय परस्तु अहमदी ने बिना हिजाब के गाना गाया था और यूट्यूब पर एक लाइव कंसर्ट किया था, जिसके बाद से जब उन्होंने गाना गाया था तो उसमें भी कोई ऐसा गाना नहीं था जो इस्लाम धर्म या फिर ईरान के प्रति कोई आलोचनात्मक हो या फिर इसको लेकर के चिंता खड़ी करने वाली सबल हो। उन्होंने एक देशभक्त गीत गाया था, आज खूने जवाने वतन, यानी मातृभूमि के युवाओं के लिए खून के संबंध में ये देशभक्त गीत गाया था। उसके दौरान ये बिना हिजाब के और स्लीव ड्रेस में थी। परस्तु के इस वीडियो को कई लोगों ने महिलाओं की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिस प्रकार से ईरान में महिलाओं की स्थिति है, उसको लेकर के एक प्रतीक बताया था, ये आज़ादी का प्रतीक बताया था, और ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून का खिलाफ माना था। इसके बाद से ये महिलाओं के जो हिजाब पहनने का कानून है ईरान में, उसके प्रति कहीं ना कहीं एक उसको नकारने को लेकर के एक नए कदम के तौर पर देखा जाता है। साथियों, ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बिना हिजाब पहनकर गाने के नियमों का उल्लंघन माना था। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि जो ये हिजाब प्रथा है ये इस्लाम धर्म के मानने वाले महिलाओं के लिए, इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए है, ये अनिवार्य है। कुछ देशों में तो ये अनिवार्य है, लेकिन कुछ देशों में इसके लिए अलग से स्वायत्ता पर निर्भर करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहने कि ना पहने।
साथियों, हिजाब और ये बुर्के या फिर नकाब पहनने की जो प्रथा है या फिर इस प्रकार की जो मतलब की ड्रेस है, वो खास करके महिलाओं, इस्लाम धर्म के मानने वाली, इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए है और मुस्लिम महिलाएं इसको धारण करती हैं। हालांकि ये सिर्फ एक ही धर्म की बात नहीं है, हर एक धर्मों में भी इसको लेकर के अलग अलग प्रथाएं हैं। जैसे हिंदू में बात करें तो घूंघट करने की प्रथा है, ईसाई धर्म में भी या फिर सिख धर्मों में भी सर ढकने की प्रथा है। तो इसकी अलग अलग प्रथा रही है और उसका जो इतिहास रहा है वो काफ़ी प्राचीन रहा है। इतिहास के बारे में बात करें, देखिए जो ये बुर्का या फिर नकाब पहनने, हिजाब पहनने की प्रक्रिया, ये अभी इस्लाम धर्म के आगमन से ही शुरू नहीं हुई है। इसके पीछे कई ऐसी मतलब कि इतिहास में भी घटनाएं मिलती है। इसमें कुछ मूर्तियों में 2500 ईसा पूर्व जो पुरानी मूर्तियाँ, इसमें भी मतलब कि पुजारियों को दर्शाने वाली, घूंघट पहने पुजारी दर्शाने वाली तस्वीरें आती हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया, बेंजेटिक, ग्रीक और फारसी साम्राज्यों में इस प्रकार की जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वहाँ पर कुलीन महिलाएं सम्मान और उच्च स्थिति के प्रतीक के रूप में घूंघट पहनती थी। माने जो उच्च वर्ग, कुलीन मतलब उच्च कुल में जन्मी हुई जो महिलाएं थी, उनके लिए माना जाता था कि जो पर्दा करती हैं, इस प्रकार के जो मतलब सर ढकती हैं, तो एक सम्मान का प्रतीक माना जाता था और कुलीन महिलाओं को इससे मतलब समाज में संदेश जाता था कि एक उच्च कुल की महिला हैं, मतलब उसको धारण करने से एक सम्मान का प्रतीक होता था। इसके अलावा साथियों, मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया में, इसके अलावा असीरिया के सभ्यताओं में इस प्रकार के कानून भी बनाए गए थे, विलासिता संबंधित कानून भी थे जो यह बताते हैं कि किन महिलाओं को घूंघट पहनना चाहिए और किन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। यह महिला के वर्ग, पद समाज में और उसके व्यवसाय पर निर्भर करता था। मतलब ये डिसाइड करता था कि जो महिलाएं बुर्का पहने हुई प्रकार की महिला जो सर ढकी हुई, तो वो सम्मानित महिला माना जाता था। और जैसा कि यहाँ पर वर्णन भी किया जा रहा था कि जो महिलाएं दासी थी या फिर वेश्या प्रवृत्ति से जुड़ी हुई महिलाएं थी, उनको घूंघट पहनने की मनाही थी, वो घूंघट नहीं पहन सकती थी और ऐसा करने पर उन्हें कठोर दंड भी सामना करना पड़ सकता था। इस प्रकार से जो घूंघट साथियों कुलीन वर्ग का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह सम्मान का भी माना जाता है। इस प्रकार से महिलाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साथियों, कहीं ना कहीं जो घूंघट प्रथा है या फिर इस प्रकार की जो हिजाब पहनने की प्रक्रिया है, ये प्रथा है, ये कहीं ना कहीं आम महिलाओं और जो उच्च कुलीन महिलाएं, सम्मानित महिलाएं, उनके बीच के अंतर को भी कम करने या फिर अंतर बताने का भी काम करता है। अब देखिए, इस्लाम धर्म के अलावा भारत में भी, हिंदू धर्म में भी कई ऐसे सभ्यताएं हैं, कई ऐसे धर्म हैं। हिंदू धर्म में भी मतलब घूंघट करने की परंपरा रही है, चाहे पुरुषों के सामने महिला घूंघट करना हो, अपने बड़े या फिर पुरुषों के सामने घूंघट करने की प्रथा रही हो, तो मतलब हिंदू धर्म में भी इसकी प्रचलित रही है। इसके अलावा सिख समुदाय की महिलाओं के द्वारा भी सिर ढका जाता है और इसके अलावा कई समुदाय में चर्च के दौरान भी, मतलब ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार की परंपरा रही है। तो मतलब एक प्रकार से ये सम्मान का प्रतीक माना जाता है, शालीनता का प्रतीक माना जाता है और कहीं ना कहीं ये अलग अलग व्याख्या, मतलब अलग अलग दिखने का प्रतीक माना जाता है। ये बात अलग है कि देशों और मुस्लिम समाजों में, अलग अलग देशों में अलग अलग इस प्रकार की व्याख्या होती है। बात करें कि कई ऐसे देश हैं जहां पर इसको लेकर के तर्क किया है, तो इस्लाम धर्म की थोड़ी चर्चा करें तो इस्लाम धर्म में इस्लाम के उदय के बाद से हिजाब की जो अवधारणा है वो धार्मिक आधार पर हो जाती है। मतलब ये कन्फर्म हो जाता है इस्लाम धर्म के बाद से कई देशों के द्वारा मानता हो, मतलब कि कई देशों के द्वारा अनिवार्य कर दिया जाता है। जैसे हालांकि कुरान में जो इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी इसको लेकर के बातें कही गई हैं कि पुरुषों को और महिलाओं दोनों को शालीनता अपनाने की सलाह दी जाती है और इसी में भी मतलब बुर्का या फिर हिजाब पहनने की प्रक्रिया से शुरू होती है। इसमें हिजाब अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है कि एक कपड़े से सर को ढकना। हालांकि इसका मतलब अलग है, पर्दा करना, विभाजन करना, मतलब कई प्रकार के, लेकिन अब जो वर्तमान में चल रहा है वो सिर्फ सिर ढकने वाले वस्त्र के तौर पर हिजाब को देखा जाता है। साथ ही इसमें क्या है कि अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो ये मलाला यूसुफजई की मैंने तस्वीर लगाई, ये हिजाब कहलाता है। हिजाब यानी कि इसमें क्या है कि सर चेहरा पूरा दिखता है, बाल दिखते हैं और गर्दन तक दिखती है, ये हिजाब कहलाता है। लेकिन जो नकाब है, मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो महिला तस्वीर में लगाई है, ये नकाब मतलब पूरे सर से पाँव तक पूरा शरीर कहीं भी नहीं दिखता है, सिर्फ आँखें दिखती हैं, तो ये नकाब या फिर बुर्का कहलाता है। हालांकि वो धार्मिक विषय है, इसके धार्मिक जानकारी इस धर्म के जानने वाले लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब बात करें कि इसका क्या इतिहास रहा है। इसके अलावा साथियों कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये अनिवार्य नहीं है। जैसे बात करें तो इंडोनेशिया में कई ऐसी महिलाएं हैं जो हिजाब पहनती हैं। मतलब दुनिया भर में कई ऐसी इस्लाम धर्म की महिलाएं हैं जो उनके लिए बाध्य नहीं है, वो पहन सकती हैं, नहीं पहन सकते। जैसे पाकिस्तान में बात करें तो कुछ महिलाएं पहनती हैं, कुछ महिलाएं नहीं पहनती हैं। इसके अलावा तुर्की में यह व्यक्तिगत पसंद का विषय है, लेकिन ईरान में इस प्रकार का नहीं है। ईरान में एक कानून है, इसके लिए अनिवार्यता का कानून है। अफगानिस्तान में तालिबान है, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सख्त ड्रेस कोड लागू करता है। तो इस प्रकार की घटना रही है। अब बात करें ईरान की। देखिए ईरान में क्या है, शुरू से रहा है। इस प्रकार से बात करें कि हिजाब पहनने का जो कानून है ये शुरू से रहा है, तो देखिए शुरू से नहीं रहा है। 1936 में ईरान के शासक राजा ए शाह ने कसफ ए हिजाब नाम का एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में कहा था कि यदि कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतरवा देगी
यानी कि हिजाब और चादर पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। महिलाओं को बिना हिजाब सार्वजनिक स्थानों पर आने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। कई मामलों में पुलिस जबरन महिलाओं को घूंघट और हिजाब हटवा देती थी। यानी कि जो आज ईरान में दिख रहा है, जो ईरान में अभी लागू हुआ है, ये 1979 के बाद से लागू हुआ है, और उससे पहले जो था उसकी जो स्थिति थी कुछ अलग थी। अब उसके बाद क्या होता है कि 1941 में राजा शाह के बेटे मोहम्मद राजा शाह ने शासन संभाला और कसफ ए हिजाब पर रोक लगा दी। उन्होंने महिलाओं को अपने पसंदीदा ड्रेस पहनने के लिए अनुमति दी गई। इसके अलावा 1963 में राजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार और संसद में चुने जाने का अधिकार, मतलब महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने को लेकर के काम किए। 1967 में ईरान की पर्सनल लॉ में सुधार हुआ और महिलाओं को बराबरी का हक मिले, इस प्रकार के कानून यहाँ पर लाए गए। इसके बाद बात करें तो लड़कियों की शादी की जो उम्र थी वो 13 से हटा करके 18 साल कर दी गई। इसके अलावा अबॉर्शन का कानून बनाया गया, जो अबॉर्शन कराने की प्रक्रिया से कानूनी अधिकार बताया गया। पढ़ाई में लड़कियों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई और खबर 70 दशक में जो महिलाओं की शिक्षा लेने की जो रेट थी, परसेंटेज थी 30%, मतलब 30% महिलाएं शिक्षा ले रही थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1979 में राजा पहलवी देश छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर इस्लामिक क्रांति होती है और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी जो है सुपर लीडर बन जाते हैं 1919 क्रांति के बाद। उसके बाद से क्या होता है कि ईरान दुनिया भर में शिया धर्म का, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म का एक शिया समुदाय है, उसका एक गढ़ बन जाता है और खोमेनी ने महिलाओं के लिए कई अधिकार को कम कर देते हैं, जिसमें वो ईरान में एक इस्लामिक दंड संहिता के तहत धारा 368 के 68 के तहत 338 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना हिजाब के, अनुचित हिजाब या बिना हिजाब के या फिर अनुचित तरीके से जो हिजाब पहनते हैं अपराध माना सकता है और दंड के रूप में जुर्माना, जेल और कुछ मामलों में कोड़ों की सजा तक प्रावधान है। इस प्रकार से कानून जो है 1979 के बाद से लाए गए हैं, तब वहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई थी। अब साथ ही ये मुद्दा भी अभी हाल ही से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे बात करें तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध भी सामना करना पड़ा है। वहाँ की महिलाओं के द्वारा लगातार उसके लेकर के विरोध भी होते रहे। जैसे 2022 में एक मामला सामने आया था, जिसमें जब 22 साल की महसा अमीनी को लेकर के तेहरान में जब हिजाब सही तरीके से न पहनने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो ये मामला पूरा इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की सुर्खियों में बना हुआ था। इसको लेकर के मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर सवाल भी उठाए थे, जिसमें कहा गया जो मौत हुई है तो ईरान का कहना यह था कि उनकी मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है। लेकिन जब जाँच हुई, जाँच के बाद पता चला तो उसमें बताया गया कि जो रिपोर्ट में कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की कि अमीनी की जो मौत हुई है ईरान के अधिकारियों की पिटाई कारण हुई है। काफ़ी दिनों तक ईरान में इसको लेकर प्रदर्शन होते रहे, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो इस पर घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। इसके अलावा 2024 में रोया हस्मती पर बिना हिजाब के घूमने का आरोप लगा था। कोर्ट ने 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी और 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगा था। तो इस प्रकार से घटनाएं वहाँ पर होती रही। 2023 में हिजाब न पहनने पर एक आदमी ने 2 महिलाओं के सिर पर दही डाल दिया था। मतलब कई प्रकार की घटनाएं हिजाब न पहनने को लेकर के ईरान में देखने को मिलती रही हैं। ठीक इसी प्रकार से घटनाएं भी हाल ही में देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो महिला सिंगर के द्वारा उनके ऊपर सज़ा सुनाई गई है और उनको 74 कोड़े मारने की सज़ा दी गई। इसके अलावा 2 साल तक वो किसी देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा 2 साल तक किसी भी एक्टिविटी में, गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती हैं। इसको लेकर के सजा प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब हाल ही में साथियों इसको लेकर के तमाम समाचार पत्रों में और कई समाचार संगठन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, चाहे मानवाधिकार संगठन हो, इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिका में जो मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स है, ईरान की एडवोकेसी जो डायरेक्टर हैं बहार गद्देहरी ने सजा की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ गाना गाने और बिना हिजाब सार्वजनिक रूप से नजर न आने पर 74 कोड़ों की सजा देना दिखाता है कि ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति अब भी नहीं रही है। अब भी मतलब वहाँ पर अभी इतना समय हो गया है, उसके बावजूद भी वहाँ पर स्थिति नहीं बदली है। हालांकि साथ ही बड़ी बात है, हालांकि देखिए क्या है कि ये जो हिजाब पहनना है किसी देश के लिए अनिवार्य करना है, ये अपने अपने देश का हिस्सा हो सकता है, अपने का देश के कानून का हिस्सा हो सकता है। हर किसी देश की जो नियम कानून है वो अलग होते हैं। इस्लाम धर्म में हो सकता है इस प्रकार की घटनाएं होती हों, इस प्रकार की प्रथा होती हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी पर्टिकुलर कानून महिलाओं को जब इस प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं पूरी दुनिया में, फिर आधुनिक समय में, तो इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान करना काफ़ी कहीं ना कहीं एक मतलब अनुचित हो जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि ये घटना ऐसे समय में घट रही जब पूरी दुनिया में ईरान चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में ईरान मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान चर्चा में है और इस प्रकार की खबरें जब निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ईरान सुर्खियों में आ जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी इस प्रकार को लेकर के जो ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, फिर और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस प्रकार के कोई कानून होने चाहिए या फिर इसको लेकर क्या राय है आपकी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर लिखिएगा। जानकारी पसंद आए साथ ही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।